जय श्री राम। तो आज हम 2024 का सेट 3 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो देखो, जो प्रतिरोधकता होती है एक किसी भी चालक की अगर लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो होती है उसकी प्रतिरोधकता। और रो जो है केवल डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है। ठीक है, तो केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, क्योंकि जब लंबाई और जो मोटाई यानी एरिया है वो तुमने फिक्स ही कर दिया कि 1 मीटर, तो उन पे निर्भर नहीं करती, केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई तथा बी तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, उसके संचरण की दिशा यू कहे कि संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो निरूपित होगी वो किससे? E क्रॉस बी द्वारा। एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल अनुभव करता है। समान बल अनुभव करता है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर एक समान है, क्योंकि जो है बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर F बराबर क्यू ई। आवेश है वो सेम, एकांक आवेश क्यू बराबर 1 कूलम। अब अगर विद्युत क्षेत्र हर जगह सेम रहेगा तभी तो बल सेम रहेगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगला हो गया, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो इसके लिए हम करेंगे E बराबर mc स्क्वायर का प्रयोग। m जो है द्रव्यमान है 1.2 ग्राम, तो 1.2 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से भाग करके, और c स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 16 और इतने जूल ऊर्जा। तो 12 का नंबर 108, 10.8 गुणा 3 पावर कम हो जाएगी 10 की पावर 13 जूल, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसको जो है अगर एक पॉइंट इधर ले जाए तो 1.08 गुणा 10 की पावर 14 भी लिख सकते हैं जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर mc स्क्वायर। फोटोन का संवेग होता है, इनमें से कौन सा फोटोन का संवेग होता है? देखो, फोटोन का संवेग p बराबर होता है उसकी ऊर्जा E बटा सी उसकी चाल, और हमें पता है फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? E बराबर होती है h न्यू, तो h न्यू बटा सी, कोई ऑप्शन है? ये रहा, ये हो जाएगा फोटोन का संवेग। 20 कूलम का एक आवेश 3 गुणा 10 की पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य होगा। तो देखो, इसका सीधा आंसर है 0। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा आवेश की गति के लंबवत बल लगाता है। ठीक है, मतलब कि अगर सपोज दैट कि कण ने डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में किया, उसका डिस्प्लेसमेंट ये है ds, तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रही होगी चुंबकीय क्षेत्र की एफ बी। तो छोटा सा कार्य अगर मैं डी डब्ल्यू निकालूँ, क्या हो जाएगा? एफ डी एस कोस 90 डिग्री विच इज ऑलवेज 0। चुंबकीय क्षेत्र कभी भी आवेश पर कार्य नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र कभी भी आवेश को त्वरित नहीं करता है। ठीक है, कौन करता है आवेश को त्वरित? विद्युत क्षेत्र करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में बल लगाएगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो एक ही दिशा में बल लगता रहेगा। ये क्या होगा? ये हमेशा बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के भी लंबवत, और क्या है, जो आवेश जिस दिशा में गति करेगा उसके भी लंबवत। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है वो कभी भी आवेश पर ना कोई कार्य करता है, ना ही उसको त्वरित करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो भैया, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष होगी, इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं। ये हो गया इधर ध्रुव P, और इधर ये हो गया इसका फोकस F, और हमने वस्तु रख दी ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर यहाँ पर, और ये
वक्रता केंद्र सी। एक प्रकाश किरण जो है हम भेजेंगे सीधी मुख्य अक्ष के समांतर, हो जाएगी फोकस से होकर ऐसे। दूसरी प्रकाश किरण जो है ऐसे जाएगी कि मानो कि जो है वक्रता केंद्र से होकर आ रही हो, उस दिशा में जाएगी और अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में जो है इधर जो है दूरियां बढ़ती चली जाएगी। तो दूरियां बढ़ रही है तो मिलेंगी नहीं कभी, तो इधर मिलेगी, पीछे मिलेगी, और आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, आभासी है, सीधा है। एक ट्रिक समझो, जब भी इधर प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा रियल एंड उल्टा, मतलब वास्तविक और उल्टा। जब भी इधर बनेगा तो बनेगा सीधा एवं आभासी। और अवतल दर्पण में जब भी वस्तु फोकस पर या इससे पीछे हो तो प्रतिबिंब इधर उल्टा और वास्तविक बनता है। जैसे ही वस्तु फोकस से आगे निकल जाती है तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है? सीधा और आभासी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 गुना 10⁻14 हर्ट्ज है। पृष्ठ का कार्यफलन, कार्यफलन लिखा हुआ इधर, कार्यफलन जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए कार्यफलन होता है W बराबर H न्यू नोट। यहाँ न्यू नोट क्या है? ये है देहली आवृत्ति। ठीक है, अब H यानी क्या है? प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और न्यू नोट दिया इसने 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 8 3 24 कैरी 2 8 6 48 तो 50 कैरी 5 8 6 53.04 गुणा 10⁻⁻20 जूल, या फिर एक पॉइंट इधर लेंगे 5.3 बाकी छोड़ दो गुणा 10⁻⁻19 जूल। ज़्यादा मन करे तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। गुणा 10 है 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से भाग करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कैंसिल हो जाएगा और ये तुम कर दो। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है? तो यह प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है आयरन यानी लोहे की, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ है इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और होती कितनी है वो? 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लोहा आयरन। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? देखो वाट क्या होता है? वाट होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यानी उसका मतलब है उसमें 1 सेकंड में, परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। ये जो है 1 वाट शक्ति से मतलब है। अगला कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझें। तो देखो एक समान मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर, अंतरिक्ष के प्रत्येक बिंदु पर जो है बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हो वो समान हो, सेम हो, उसी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल देंगे। आरेख से ऐसे दर्शा देंगे जब बल रेखा एक दूसरे के समांतर जा रही होगी, या फिर ऐसे क्रॉस 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 क्रॉस। इससे क्या है? बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की आ रही है, या ऐसे भी दर्शा सकते हो। इसमें क्या है? बल रेखाएं बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अरे बहुत नीचे चले गए। किसी
प्रत्यवर्ती परिपथ में वोल्टमीटर एवं अमीटर के पाठ्यांक 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है। तो वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट है और धारा का जो है 1.4 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है उसमें वोल्ट मीटर और अमीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू ही पढ़ते हैं, मतलब उसका पाठ्यांक 220 वोल्ट है, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, वो आरएमएस वैल्यू ही बताते हैं। ऑलराइट, तो वोल्ट मीटर और अमीटर क्या पढ़ रहे हैं? वही पढ़ रहे हैं। तो वोल्ट तक का वी आर एम एस वैल्यू 220 वोल्ट, आई आर एम एस वैल्यू 1.4 एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वैसे तो जो है ये डेरिवेशन रगड़ ही दिया होगा 3-4 बार, लेकिन एक बार कर ही देते हैं, वो भी बहुत ही कम समय का प्रयोग करते हुए। मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि -q और +q आवेश कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति से मिलकर बनाए, इसका मध्य बिंदु है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तो ये l, इसके मध्य बिंदुओं से अक्षीय स्थिति पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो +q के कारण विद्युत विभव V1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे दूरी बचेगी ये वाली r-l बचेगी, इससे दूरी r-l, ऐसे ही -q आवेश के कारण V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q बटे r+l, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी तो क्या हो जाएगी? r+l हो जाएगी। कुल विभव V बराबर V1 + V2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बाहर आ जाएगा 1/r-l माइनस 1/r+l, इसको करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों ऊपर आ जाएगा सोल्व करके 2l, इसको r² माइनस l², 2ql हो जाएगा p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² माइनस l², ये विभव हो जाएगा। फिर कहेंगे कि अगर बहुत बड़ा हो r तो फिर r² की तुलना में l² जो होगा वो लगभग 0 हो जाएगा, इसको भूल जाओ ये है क्या, और v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r², ये हो गया विभव। ठीक है, लैंग्वेज भी बोल दी मैंने, लिख भी दिया, बाकी ये मेरा काम है नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो पेपर में आती रहती है, तो अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस 2-4 बार करनी पड़ेगी। ओके, तो अगला है ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है कि अगर हम मान लिया एक कुंडली है और एक कुंडली में आप जो है धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? धारा के मान में परिवर्तन, तो उसके पास वाली कुंडली में क्या होगा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, एक में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो पास रही, इसमें कुछ विद्युत का बिजली का स्रोत नहीं जोड़ा, इसमें जोड़ा ही है प्रत्यवर्ती धारा स्रोत, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, फिर भी इसमें क्या होगा? फिर भी इसमें करंट बहने लगेगा। ठीक है, तो इसको बोलते, इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, कि एक कुंडली में हमने धारा के मान में परिवर्तन किया। देखो ये परिवर्तन कैसे किया? क्योंकि हमने लगाई प्रत्यवर्ती धारा है भाई, प्रत्यवर्ती धारा तो बदलती रहती है, तो धारा के मान में इधर परिवर्तन हो रहा है टी समय के साथ साथ, तो उसकी वजह से इसमें भी क्या होगा? धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो लॉस क्या है? एक लॉस तो यह है कि जैसे ये मान लिया, कैसे बनाए, ये इधर मान लिया है ऐसा ट्रांसफार्मर, ये मान लिया इधर प्राइमरी कुंडली है जो किसी सोर्स से जुड़ी होगी, और ये सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है, तो एक तो होगा कि पूरा का पूरा जो फ्लक्स होगा इसका, जो कच्चा होगा प्रयोग किसके लिए, जिसके लिए करते हैं ये विद्युत बल रेखाओं को खींच के इधर को लेके आए, वो थोड़ा बहुत कुछ बल रेखाएं बाहर निकल जाएगी, भाग जाएगी, मतलब 100% चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखा इधर से इधर नहीं जाएगी, कुछ एनर्जी जो होगी बाहर लीक हो जाएगी, उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। ठीक है, लीकेज, कुछ फ्लक्स लीक हो जाएगा, उसके रूप में क्या हो जाएगी? हमारी एनर्जी लीक हो जाएगी। ठीक है, तो पहला चीज़ यह है।
दूसरी चीज है कॉपर लॉस यानी ताम्ररानी। ताम्ररानी क्या होती है भाई, जब ये कुंडली हम किसकी बनाएंगे, तांबे की बनाएंगे। तांबा मानते हैं कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तांबे का प्रतिरोध है ही है। उसमें भी जब आई करंट बहेगा तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से शक्ति व्यय होगी, या बोले आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से ऊर्जा व्यय होगी। तो दूसरी होगी ताम्ररानी। तीसरी है एडी करंट्स, मतलब भंवर धाराएं। जो लोहे की हम जो है ये कच्चे लोहे की लेमिनेटेड प्लेट्स लगाते हैं, जिनका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के जाना। जब उनमें चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो उनमें भी क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह से वो तपते हैं, मतलब कुल मिला के हमारा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो जो जो भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हो तो ध्यान से सुनो। सपोज दैट कि मैंने ताम्ररानी पढ़ा और तुम्हारे दिमाग में ताम्ररानी है ही नहीं कि वो क्या होती है, तो उस चीज को देखते रहना है कि नहीं ये चीज नहीं आ रहा, और उसको दोबारा किताब में खोल करके देखना है। अंडरस्टैंड, कि भंवर धारा का कॉन्सेप्ट भूला भूला सा लग रहा हूँ, तो भैया किताब खोल और देख भंवर धारा में क्या लिखा हुआ है। फ्लक्स लीकेज क्या है, मैंने तो कभी देखा नहीं, चैप्टर खोल और देख। ठीक है, तो इनका उद्देश्य सिर्फ आपके सेट सोल्व करवाना ही नहीं है, बल्कि आपको ये दिखवाना कि मुझसे कितना आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको देखना है, किताब को फिर से खोल के पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण जो है प्रदर्शित कीजिए। पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अब ये देखो, ये प्रिज्म है और ऐसे जो है वो आ रही है प्रकाश की किरण, ये कोण 45 डिग्री है, ये 90 का है, तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये भी 90 का, यहाँ तक वो आई। ठीक है, यहाँ तक वो आई। अब यहाँ पर तीन चीज हो सकती है। पहली चीज, वो सीधी निकल जाए, क्योंकि इधर प्रिज्म है, सघन माध्यम है, और इधर विरल है, तो वो सीधी निकल सकती है। दूसरी, इस लाइन के अनुदिश होके जाए, और तीसरी, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, प्रिज्म के अंदर जाए। तीन रास्ते उसके हो सकते हैं। अब इन तीन रास्तों में से वो कौन सा फॉलो करेगी, तो देखिए एंगल पता करते हैं। ये 90, ये 45, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बना रही है, और इसने क्रांतिक कोण कितना बताया हमें, क्रांतिक कोण भी 45 डिग्री बताया। क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रांतिक कोण होता है वह आपतन कोण, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ये इस बिंदु पर पड़ी, इस पर अभिलंब खींचूंगा, पृष्ठ पे ये अभिलंब होगा, अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यानी प्रकाश की किरण यहाँ से आगे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ओहो इतना गंदा बनाया, ये पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई। अगर एंगल 45 से थोड़ा ज़्यादा होता, मतलब ये 46 होता मान लिया, तो ये 44 हो जाता तो बाहर निकल जाती। मान लिया ये 43 होता और ये 47 हो जाता तो परावर्तित हो जाती, लेकिन अभी वो क्या हुई 45 पे ऐसे साइड से लगती हुई बाहर निकल गई। ओके, दूसरा पूछ रहा था इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा कोसेक सी, सी यानी क्रांतिक कोण यानी 45 डिग्री। ये ध्यान रखना है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण का संबंध। कोसेक 45 की वैल्यू तुम बताओ क्या होती है। ठीक है, अब कह रहा है, अगला कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें रटी होनी चाहिए, दिमाग में याद होनी चाहिए एकदम डेफिनेशंस। देखो कोई भी पृष्ठ है, उसके लंबवत जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ फोर्स लाइन, बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होती है। आगे कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स से क्या मतलब है। मान लिया कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर बल रेखाएं निकल रही है, तो ये क्या है,
पॉजिटिव फ्लक्स है। क्या है? पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर उसके अंदर की ओर बल रेखाएं आ रही है वो क्या है? निगेटिव फ्लक्स है। बाहर कब निकलेगी? जब इसके अंदर धनावेश होगा। अंदर कब आएगी? जब इसके अंदर ऋणावेश होगा। ठीक है, तो बाहर निकलता हुआ फ्लक्स धनात्मक, अंदर आता हुआ फ्लक्स ऋणात्मक। तो आज की वीडियो में यहीं तक रख लेते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। बोलिए जय श्री राम।